नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जिस दिन से बैठे हैं उस दिन से भारत की जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, भारत का जो ग्राउंड लेवल की समस्या है, वो समस्या को वो बखूबी गहराई से समझते हैं। और हम तो जानते ही हैं, पिछले कुछ वर्षों से एक ट्रेंड बन गया है, कोई भी समस्या देश में आती है, एग्जीक्यूशन की, सरकार की या किसी की भी, चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट तत्काल उनको रिलीफ भी देता था। तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल उनके लिए आदेश कर देता था और कम से कम स्टे कर देता था, और देश में एक स्टे करने का एक माहौल बन गया था कि भाई कुछ भी हो, सरकार किसी भी प्रकार का काम करे, जाइए और स्टे कर दीजिए, और स्टे हो जाएगा तो स्टे पड़ा रहेगा, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, 100 साल का स्टे। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले स्टे को 6 महीने के लिए ही वैध बताया था और कहा था सभी प्रकार के स्टे 6 महीने के खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही वो बड़ी खतरनाक है। मैं समझता हूं कि बाबा के बुलडोजर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अमर कर दिया, क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से हम योगी जी को ही जानते हैं। योगी जी जब उत्तर प्रदेश में बैठे 2017 में, तो उसके बाद एक बुलडोजर कल्चर शुरू हुआ, क्योंकि इस्लाम को अगर समझेंगे गहराई से तो वो एक भू राजनीतिक आंदोलन है। भू राजनीतिक आंदोलन का मतलब यह हो गया कि भूमि पर कब्जा करो और उससे राजनीति पर आओ, या फिर राजनीति पर कब्जा करके फिर भूमि पर चले आओ। कम से कम अगर राजनीतिक लोग, तुम राजनीति पर कब्जा नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ आ जाओ ताकि वो मिनिमम डैमेज करें। मैं एक कार्यक्रम में मुसलमानों के था और मौलाना आजाद का जन्मदिन कुछ ऐसा था, उनकी एनिवर्सरी वगैरह जो भी था, और वहां पर एक बहुत बड़े स्कॉलर जो कि भारतीय जनता पार्टी के विषय में अक्सर बहुत कुछ कहा करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि संघ बहुत अच्छा है, और इलियासी कुछ उनके भाई वहां पर स्पीकर थे। उन्होंने कहा देखो भाई, सरकार जिस रास्ते पर जा चुकी है, या सरकार जिस प्रकार के, माहौल इस समय ठीक नहीं है। इस समय का माहौल यह है कि आप उनके साथ हो जाइए, आप उनके साथ हो जाइए ताकि मिनिमम कोलेटरल डैमेज हो। ऐसी मतलब कुल मिलाकर जो वो कह रहे थे उसका मतलब ये निकल रहा था। तो कुल मिलाकर आज टोपी लगाकर लोग लगातार सरकार के पक्ष में आते जा रहे हैं, उसका मतलब है मिनिमम डैमेज हो, और ये भ्रम पैदा किया जा सके कि सरकार हितैषी है और सरकार हमारी है। खैर, ये भू राजनीतिक आंदोलन है, और ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आज के स्टेटमेंट से बिल्कुल जगजाहिर हो गई, साफ हो गई। हुआ क्या, हम सब जानते ही हैं, 2024 में ऑनरेबल जस्टिस गवई चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और ऑनरेबल जस्टिस गवई के टाइम पर एक केस आया जिसमें एक डिटेल ऑर्डर हो गया था, और डिटेल ऑर्डर यह हुआ था कि किसी भी प्रकार से बुलडोजर चलाने से पहले ये आपको करना पड़ेगा, या बुलडोजर चलाने से पहले आपको एक नोटिस पीरियड और उसको अवसर और ये सब देना पड़ेगा, उसके बाद ही बुलडोजर चलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश ने आज तक जितने भी बुलडोजर चलाए, किसी भी बुलडोजर को कोर्ट अवैध नहीं कह पाया, किसी भी डेमोलिशन को कोर्ट अवैध नहीं कह पाया, क्योंकि नोटिस पीरियड पहले होता ही है और सारी कार्रवाइयां पूरी होकर ही एक्शन होता है, इसमें कोई शक नहीं। पर एक प्रकरण जब बाबा जी ने यह शुरू किया और लोगों को देश भर में यह लगने लगा कि भाई बाबा प्रधानमंत्री के स्टेक होल्डर हैं, या प्रधानमंत्री के लायक हैं, या मोदी जी के सक्सेसर हो सकते हैं, ऐसा कहना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें बनाती जा रही थी। देश भर में ज्यादातर बड़े स्टेटों में सरकारें बना चाहिए, दक्षिण भारत के 1-2 स्टेट छोड़ दीजिए, लेकिन सभी स्टेटों में या तो सरकार बन गई, या इन्फ्लुएंस में है, या उसके साथ है। यहां तक कि बंगाल में सरकार बन गई, असम में सरकार बन गई, यहां तक कि सरकारें उड़ीसा में बन गई पहली बार। ये पहली बार वाली सरकारें बनी और मुख्यमंत्री भी तय किए गए। इन मुख्यमंत्रियों के ऊपर एक प्रेशर आ गया, बाबा की वजह से प्रेशर यह आ गया कि भाई अगर बाबा से के साथ नहीं चलोगे, कंपटीशन नहीं करो। देश में माहौल बदल चुका है, और देश में माहौल बदल चुका है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप बाबा के अनुसार नहीं चले, या बाबा के मार्ग पर नहीं चले, या फिर आपने अवैध को तोड़ना शुरू नहीं किया, आपने अवैध मदरसों को, अवैध मंदिरों को, अवैध मस्जिदों को, जिसको भी आपने अवैध स्ट्रक्चर तोड़ने शुरू नहीं किए, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर है 80% लोगों का, जो आपका वोट बैंक है। इस प्रेशर को अब
इस प्रेशर को साथ में देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया कौन सा। हालांकि उस समय 2024 की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के, चूंकि राज्य सरकार भी उसमें इंटरवीन की थी, राज्य सरकार की पॉलिसी को बड़ा अप्रिशिएट भी किया था और कहा था कि राज्य सरकार जो कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के आइडियाज हमें अच्छे लगे और उत्तर प्रदेश सरकार सही मार्ग पर है, ऐसा एक आउटकम निकालकर आया। लेकिन गुजरात में अचानक, गुजरात में लंबे समय से सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, एक बड़ी गतिविधि हुई। हुआ क्या कि सोमनाथ का मंदिर हम सब जानते हैं कि 1950 में दोबारा बनाया गया था और हम ये भी जानते हैं कि सोमनाथ गजनबी ने वो तोड़ दिया था और तोड़कर वहां सोना चांदी सब ले गया था। शिवलिंगों में से एक है और वो वहां से ले गए थे, 12 शिवलिंगों में से एक। और वहीं से शुरू होता है देश का इतिहास कि भाई मुसलमानों को देश में खजाना मिलना शुरू कर, मुसलमान आने, ये सारा इतिहास सोमनाथ से शुरू होता है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है वो उस समय जब बनाई गई तो उस पे सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन सबका एक मिला जुला रूप बनाया गया था और उस मिले जुले रूप में एक चीज जो अंदर निकल कर आई वो ये आई कि भाई गुजरात का मुख्यमंत्री अगर वो शिव भक्त है और देश में शिव भक्त अगर हैं तो वो ट्रस्ट तय करती है कि किसको करना है। मोदी जी 2021 में उसके सदस्य बने और 2023 में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। अब देखिए, इसको जरा कनेक्ट करिए। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने के बाद मोदी जी के मन में एक बात आई और वो बात ये आई कि क्यों ना यहां इसको कॉरिडोर की तरह, जैसे काशी में उन्होंने कॉरिडोर बनाया, अब काशी कॉरिडोर बनाया, वो बात ठीक है, लेकिन अब सोमनाथ मंदिर की जो पृष्ठभूमि आई वो मोदी जी के आने के बाद शुरू हुई। वो ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी बन गए और अभी ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बनाने के लिए सोमनाथ मंदिर के चारों ओर उन्होंने ये कहा कि एक मास्टर प्लान लाया जाए और यहां कुछ योजनाएं शुरू करी जाए। प्रभास पाटन यानी कि सोमनाथ मंदिर क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाए। सरकार को जमीन की आवश्यकता थी। सोमनाथ मंदिर के अगल बगल की जमीनों पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था। 100 एकड़ से ज्यादा भूमि, उसमें सैकड़ों की तारीख से सैकड़ों की संख्या में स्ट्रक्चर बने हुए थे, इस्लामिक स्ट्रक्चर बने हुए थे, बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रखी थी, मजारें बना रखी थी, पता नहीं क्या क्या मदरसे। सरकार ने उनको नोटिस किया और नोटिस करने के बाद कहा कि जमीन तो सरकारी है, ये जमीन सोमनाथ मंदिर की है, इसको खाली करना पड़ेगा। लोगों को लगा कि भाई इतने लोग रहते हैं और ये कैसे खाली हो सकता है, ऊधम मचा देंगे, संख्या है, ऐसा है वैसा है। सरकार के नोटिस पर जब उन्होंने कोई जवाब नहीं आया तो सरकार ने क्या किया कि एक दिन अचानक रात में 2 से 3 हजार पुलिस वाले पूरे क्षेत्र से, 150 बुलडोजर और इसके अलावा डंपर मतलब जिसमें वो भरा जाए, रात में मतलब सुबह से शुरू किया और शुरू करके जो लोग भी ऊधम मचाने आ रहे थे उनको एक अलग जगह पर बंद किया गया। वो कह रहे थे मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह का पला ये है वो है। और आप समझिए उन सभी के लिए शेल्टर हाउस बनाए गए थे। उन शेल्टर हाउस में उनको सबको रख दिया गया, कहीं जाने की अनुमति नहीं दी गई, ऐसा लोग कहते हैं। और चारों ओर से उस क्षेत्र को घेर कर 150 बुलडोजर इकट्ठे चलाए। मैं समझता हूं भारतवर्ष के इतिहास में मुसलमानों के बाद, मुसलमानों ने तो इस तरह से मंदिर तोड़ा ही थे, मुसलमानों के बाद इतना बड़ा डेमोलिशन सिर्फ एक हुआ है जिसको सोमनाथ कहते हैं। सोमनाथ मंदिर में रातों रात सब साफ कर दिया गया। 2024 में ऐसा जजमेंट आ चुका था, केस सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि भाई 2024 की डायरेक्शन को पालन नहीं किया गया था, नोटिस नहीं दिया गया था, सब डेमोलिश कर दिया गया और ये सब गलत कर दिया और एकदम अचानक 150 बुलडोजर लगा दिए, 300 डंपर लगा दिए और 2000-3000 पुलिस वाले लगा दिए और अर्धसैनिक बल लगा दिए, सबको कॉन्फिस्केट कर लिया गया और ये साहब ये तो अवैध है, उसको दोबारा बनाने की। अब प्रभास पाटन क्षेत्र यानी कि सोमनाथ मंदिर क्षेत्र का जो ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बनाने की मोदी जी ने पहल की, राज्य सरकार ने बाबा को कंपटीशन देकर, या फिर मैं कहूं कि मोदी जी चूंकि उसके अध्यक्ष हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के, इसलिए उनको भी बड़ी जोश आ गई होगी, राज्य सरकार ने सब गिरा दिया, सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हुजूर ये बहुत गलत कर रहे हैं, हुजूर ये लोग तो सब खत्म कर रहे हैं, हुजूर ये तो सब कुछ गिरा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा देखो भाई, दो चीजों में से एक बात समझ लीजिए, हमें अगर आपने इंक्रोचमेंट कर रखा है, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, सरकारी जमीन को आपने कहीं भी कब्जा करके रखा है,
2024 की ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई की रूलिंग हर हालत में यह कहती है कि इलीगल कब्जे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। और इस पर उन्होंने लिखा भी था कि भाई अगर इंक्रोचमेंट है, सरकारी जमीन का मामला है, इलीगल कब्जा है, अवैध कब्जा है, तो उसमें यह रूलिंग प्रोटेक्ट नहीं करती। वो रूलिंग 2024 की केवल उन पर प्रोटेक्ट करती है जो इंडिविजुअली किसी अपराधी का घर गिराने की बात आती। अब अपराधी का घर गिराने के लिए भी उन्होंने कहा कि अगर ये राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश ने कहा ये इत्तिफाक नहीं है, साहब हम पहले से नोटिस इनको जारी है। अब वो इत्तिफाक की बात यह है कि इनको जब ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं और ये इन्होंने कोई कांड कर दिया, तो कांड करने के बाद प्रशासन को भी ध्यान आया। मुख्यमंत्री दूसरे टाइप के हैं उत्तर प्रदेश में, तो प्रशासन को ध्यान आया कि भाई ये ऐसा ना हो जाए कहीं कि मुख्यमंत्री जी को ध्यान आ जाए, तो प्रशासन पहले से एक्टिव हो गया। प्रशासन पहले से एक्टिव हो गया तो तोड़ाया, क्योंकि नोटिस तो सालों से पड़े हुए थे। उन सभी का रिकॉर्ड बाकायदा मेंटेन था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा कोई भी मामला इंडिविजुअल किसी अपराधी या आरोपी के नाम पर कोई बुलडोजर चलाया जाए वो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अवैध है, इलीगल है, अनअप्रूव्ड है, तो फिर बुलडोजर सही है, बुलडोजर रोका नहीं जा सकता। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई देखो हम केवल यहां से रूलिंग तय करते हैं, हम यहां पर रूलिंग तय करते हैं, हम यहां इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम यहां से प्रिंसिपल तय करते हैं। बाकी डे टू डे की रूलिंग आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इस रूलिंग के खिलाफ ये सब हो रहा है, हाई कोर्ट आपकी बात सुनेगा। लेकिन आप हर बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे और ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट महोदय आपने सब किया और चले आइए, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, मैं समझता हूं कि अब आपको सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। आप जाइए और राज्य के हाई कोर्ट के पास जाइए, उनको भी कुछ काम दीजिए, उनके पास जाइए और कहिए कि ये सब गलत हो गया है, हम इसको हम ये गलत तरीके से कर दिए गए, वो आपकी सुनवाई करेंगे। लेकिन कंटेम्प्ट हमारी अदालत में फाइल होगा ऐसा नहीं। लेकिन याद रखने की बात यह भी है, चीफ जस्टिस ने साफ तौर से कहा कि अगर अवैध इंक्रोचमेंट सरकारी जमीन पर कब्जा है तो फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश भर में, अभी तो शुभेंदु अधिकारी बड़ी तेजी से निकल आए हैं, नया नायक हमको मिल गया है देश को, ऐसा कहते हैं कि बाबा जी से। अच्छा एक बात और है, ये जो मुख्यमंत्री थोड़े कम हाइट के हैं ये ज्यादा बुलडोजर चला रहे हैं। बाबा जी भी कम हाइट के हैं और शुभेंदु अधिकारी भी कम हाइट के, और शुभेंदु अधिकारी ने तो, और धामी जी भी कम हाइट के। ये जो कम हाइट वाले मुख्यमंत्री हैं, मतलब उसको सीरियस मत लीजिएगा, ये मैं कह रहा हूं, ये कम हाइट वाले हैं, ये कुछ मतलब ज्यादा ऊंचाई तक बुलडोजर को पहुंचा पा रहे हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात है, जैसे उन्होंने मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी की बात कही कि भाई गिराओ इसको, अगर गलत तरीके से आजम खान ने बनाई है तो गिराइए। मैंने उस पर एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर रिकॉर्ड किया है, वो प्ले करेंगे एक आध दिन में, और वो उसका पूरा कानूनी बैकग्राउंड, पीछे आगे क्या हुआ, सब कुछ बताया। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ने आज बाबा के बुलडोजर को अमर कर दिया और ये साफ तौर पर कहा, लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है या फिर इलीगल इंक्रोचमेंट अवैध की बात आती है तो फिर बुलडोजर तो चलेगा। और अगर आपको कोई समस्या है तो जाइए और हाई कोर्ट को बताइए कि बुलडोजर गलत चल गया है, और गलत हुआ है तो वो सही करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इंडिविजुअली किसी को टारगेट नहीं कर सकते आप जब तक कि उसमें कोई कानूनी पेच ना हो, और उसकी भी नोटिस और ये वो सब पूरा होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो हुंकार में करते हैं, कर डालो, तो अवैध तो मिलेगा ही ना, और उसमें बहुत कुछ गलत भी मिलेगा। मैं समझता हूं कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर को अमर कर दिया। आप क्या कहते हैं वो लिखिए। E20 पेट्रोल पर कल मैंने एक पूरा लेक्चर दिया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी ग्रीवांसेस लिखी हैं, बात लिखी है और कहा है कि आपको कुछ नहीं मालूम। मैं समझता हूं अगर आपके पास कोई रेगुलेशन होता है, आपके पास कोई फैक्ट है, बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं एनालिसिस करवाता हूं। मेरी टीम जो एनालिसिस करती है उसके कानूनी पहलू हम देखते हैं, हम फैक्चुअल पहलू कम देखते हैं, हम कानूनी पहलू ज्यादा देखते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो हमें लिखकर बताइए, हमें मेल करिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसका कहीं क्रॉस अगर हम करना चाहें उसका वेरिफिकेशन तो होना चाहिए। कहानियां न लिखिए, केवल
वो लिखिए। हम लॉ पढ़ाते हैं, जुडिशियल सर्विसेज के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये कल जज बनते हैं और बहुत सारे देश भर में हमारे पढ़ाए हुए जज बने हुए हैं जो सीट पर बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसा नहीं अधर्म कर सकता कि जो कानूनी पहलू है उससे परे चला जाऊं और झूठ बोलूं या गलत बोलूं। ये मेरा अपना विश्वास है कि हम कानून के दायरे में जो होता है, फैक्चुअली हो सकता कुछ और हो सकता है आपको कुछ और सूचना मिले। मैं कानून ध्यान में रखते हुए ही बात करता हूं और वो कानून के तहत ही मैंने लेक्चर दिया था। इसलिए अगर आपके पास कोई कानूनी पहलू उसका है, कोई उसका बैकग्राउंड है, कुछ उसका सामान है, तो मुझे लिखिए। निश्चित तौर से हम आपके साथ हैं और मैं उसको भी पब्लिश करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।